नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृदुल जैन। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वन टाइम पढ़ाई में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एनसीईआरटी क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वो सब कवर करूंगा। यहाँ पर मैं आपको पैटर्न बताऊंगा। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन ऐसा है एनसीईआरटी का जो मैंने नहीं कराया लेकिन आपको उसमें दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। मैं वो क्वेश्चन आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं हमारा आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ये बहुत ही ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में, स्टैंडर्ड के में भी, बेसिक्स में भी। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आप लोगों को करा रहा हूं उसका ये तरीका है कि हम इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं। हमारे को ये समझना जरूरी है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, इनका पैटर्न क्या होता है, इनको लिखा कैसे जाता है। बहुत से बच्चों को चीजें आती हैं पर वो ना पेपर में नहीं कर पाते क्योंकि इनको समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से वो क्वेश्चन का आंसर दे, और खासकर जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम आपस में जो इनका सम है 27 हो और उनका प्रोडक्ट क्या हो 182 हो। तो सिंपल सा देखो, सबसे पहले लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x। हमने फर्स्ट नंबर को क्या ले लिया, x ले लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के बारे में। सेकंड नंबर क्या होना चाहिए? बहुत से बच्चे इसका आंसर देंगे y, लेकिन एक बात को ध्यान में रखो, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहां पर सिंगल वेरिएबल ही होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से भी कर सकता हूं, दो वेरिएबल लेके भी कर सकता हूं, पर आपको ये समझना जरूरी है कि यहां पर एक ही वेरिएबल से काम कैसे करें। सम क्या दे रखा है, दो डिजिट्स का 27। सपोज करो अगर एक नंबर x है दूसरा y है, तो दोनों का प्लस करके कितना दे रखा है 27, तो y कितना आ जाएगा 27 माइनस x। तो यहां पर y लेने की जगह हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं 27 माइनस x। क्या ले सकते हैं 27 माइनस x। चलो अब बात करते हैं इसी के आगे। हमारा फर्स्ट नंबर हो गया x, सेकंड नंबर हो गया 27x माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या कह रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए 182 के। प्रोडक्ट किसका, पहले नंबर का और दूसरे नंबर का। तो x मल्टीप्लाई 27 माइनस x किसके बराबर आना चाहिए 182 के बराबर आना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना चालू करो। 27x माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 182। हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसको पॉजिटिव रखना होता है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हैं। जनरल ऐसा है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं पर वो तरीका अच्छा रहता है। ठीक है, तो अब मैं इस पूरे को उठाकर वहां लेकर जा रहा हूं। तो ये क्या बन गया एक्स का स्क्वायर माइनस 27x, और मैं इस साइड लेकर आया था तो 182, तो 182 रहेगा इक्वल्स टू 0। ये आ गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रियल टाइम एग्जांपल था आप लोगों के लिए कि कैसे एक वर्ड प्रॉब्लम से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना मैंने सिखाया ही है। या तो आप इसको मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं या आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके आपको x निकालना है तो आपको पता चलेगा आपके दो नंबर कौन कौन से हैं। यहां तक समझ में कर लिया। चलो अब आपकी मर्जी, आप इसको कौन से मेथड से करना चाहते हो, मिडिल टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। पेपर में कहीं पर भी मेंशन नहीं होगा वर्ड प्रॉब्लम्स में कि आपको ये मिडिल टर्म से करना है या आपको ये क्वाड्रेटिक। आपको सिर्फ करना है, कैसे करना है ये आपके ऊपर है। मैं आप लोगों के लिए मिडिल टर्म से कर रहा हूं। एक बार मिडिल टर्म में मैंने आप लोगों को बताया था क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई, फिर इसका जो भी वो आएगा तो उसका एलसीएम। तो 182 का एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या एलसीएम आ रहा है 91, 7, 1, 2, 13 और 7। आपको इन्हीं तीन नंबर से दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं जो इसको मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो देखिए क्या बन रहे हैं, x का स्क्वायर। अब देखो 7 2 जा 14 और 13, दो नंबर होंगे आपके 14x 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब हमारे को यहाँ माइनस चाहिए और हम क्या चाहते हैं, देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तभी 27x आएगा। तो माइनस माइनस x कॉमन, बचा क्या x माइनस 14 माइनस 13, बचा क्या x माइनस 14। दोनों सेम है, ले लो कॉमन ले लो, x माइनस 14 x माइनस 13। ठीक है, चलो
अब x की वैल्यू निकालने के लिए x माइनस 14 को 0 के इक्वल रख दिया, x माइनस 13 को 0 के इक्वल रख दिया, दोनों को अलग अलग रख दिया। हमारा x आ गया है 14, x आ गया है 13। x की दो वैल्यू है, दोनों ही सेटिस्फाई करेंगी। यानी कि हमारा एक नंबर अगर 14 है, देखो फर्स्ट नंबर अगर 14 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस x यानी कि 13। और अगर एक नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर 13 है तो दूसरा 14। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वर्ड प्रॉब्लम का हमेशा आंसर जब आप खत्म करोगे तो वर्ड में ही दोगे। फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 14, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 13। अब देखो ये आपकी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। 14 प्लस 13 27 आ रहा है, हाँ। 14 मल्टीप्लाई 13 182 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन हमने कर लिया, आप इसको कर लीजिए। कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। ये हमारा अगला टाइप है जो इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके सीबीएसई पूछ लेता है क्योंकि ये दिखने में बहुत सिंपल है और सबसे बड़ी बात है इनके अंदर जो ट्रिक्स है वो आपको समझ आनी चाहिए। तो क्या करना है, टू कंसेक्यूटिव। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब समझना है कंसेक्यूटिव। और पॉजिटिव इंटीजर्स आप लोगों को पता है 0 से बड़े सभी नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में आएंगे। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, जो एक के जस्ट बाद आता है। यानी कि अगर 2 तो दूसरा होगा 3। कंजिक्यूटिव नंबर जो एक के जस्ट बाद आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्यूशन होने वाला है। सबसे पहले लेट कर लो, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा, क्या लेट करते हैं हमेशा, वेरी गुड, x ही लेट करते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी लेट कर सकते हो। सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1 कॉन्जिक्यूटिव। यही समझना बहुत जरूरी है। अगर इस क्वेश्चन में आपने ये वाला स्टेप समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए खत्म ही है, समझिए। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब बता रहा हूं मैं आपको, एक के जस्ट बाद आने वाला नंबर। तो जस्ट बाद आने वाले नंबर के लिए हम क्या करते हैं, +1। अगर मैं बोल रहा हूं 2 के कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, 2 के जस्ट बाद क्या आएगा 3। 3 कैसे आया, 2 + 1, 3 के बाद 4 तो 3 + 1। इस तरीके से अगर पहला नंबर x है तो दूसरा होगा x + 1। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज कितना 365। यानी कि इसका स्क्वायर लो, इसका स्क्वायर लो और दोनों का सम आएगा 365 के बराबर। x का स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर आएगा 365 के बराबर। इसको सॉल्व करना चालू करो। x का स्क्वायर ये कैसे ओपन होगा, a + b का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 1 2x इक्वल्स टू 365। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती नजर आ रही है। ये देखो x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये इधर आ जाएगा -364 इक्वल्स टू 0। 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 364 माइनस में, बड़ा माइनस का है इसलिए माइनस में। अब देखो 2 कॉमन आएगा, 2 निकाल दो कॉमन लेकर, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। देखो कॉमन लेना जरूरी नहीं था, आप चाहते तो बिना कॉमन लिए भी ये काम हो सकता था जो आगे सॉल्व करना चाहेंगे, पर कॉमन लेने से आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो इजी हो जाती है। यहां से देखो 2 था और इसमें भी 2 कॉमन आ गया, निकाल कर मैं 0 के नीचे ले गया, तो 0 के नीचे ले गया तो 0 पॉइंट में कुछ भी आएगा तो वो 0 ही रहेगा। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वही 2 मेथड है, मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये वाला भी मैंने आपको करवाया ही है, किससे, मिडिल टर्म से। तो आओ दोबारा कर लेते हैं। सबसे पहले पहला टर्म और आखिरी टर्म का क्या लेते हैं, मल्टीपल और उसका एलसीएम। तो 182 का एलसीएम भी मैंने आपको बताया था, ये इसका एलसीएम आ रहा है, इसको याद रखो। देखो एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको ये फैक्टर्स बनाने में काम आएगा। फिर क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर। अब एक्स को क्या करना है, स्प्लिट करना है। हमारे पास 2 फैक्टर बनेंगे, देखो 7 2 जा 14 और 13। ऐसा क्यों बना अभी समझ आएगा आप लोगों को। ये 2 नंबर्स बनेंगे, यानी कि x को स्प्लिट डाउन कर दिया इन 2 नंबर्स में। लेकिन यहां पर क्या चाहिए, x। तो 14 में से अगर 13 माइनस करूंगा तभी मेरा क्या बनेगा, x बनेगा। लेकिन मुझे इसका साइन क्या चाहिए, प्लस। तो जब भी 2 नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो साइन किसके वाला आता है, जो बड़ा होता है। तो अगर मैं 14 के आगे प्लस लगा दूं और 13 के आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि ऐसा करने पर ये दोनों टर्म मेरी माइनस होंगी, लेकिन साइन किसका आएगा, जो बड़ा है उसका आएगा। तो प्लस एक्स आ गया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा है और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस आता है।
ठीक है, यहां से देखो x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस 14, यहां से माइनस 13 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस, जब भी बाहर माइनस का साइन होता है अंदर चेंज हो जाता है 14। अब आ रहा है आपका x प्लस 14 और x माइनस 13, ये दो आपके फैक्टर्स बन चुके हैं। आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आपके पास x की एक वैल्यू आ गई -14 और x की एक वैल्यू आ गई 13। यहां पर समझने वाली बात है, हर बार ऐसा नहीं चलेगा कि आपका आंसर प्रॉपर होगा। यहां पर आपको देखो ये कंडीशन अब काम आने वाली है, पॉजिटिव इंटीजर्स वाली पहले काम नहीं आने वाली थी, अब काम आने वाली है। क्या काम आने वाली है, उसने हमको दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां पर हमारा आंसर आ रहा है नेगेटिव, तो क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी? जी नहीं, नॉट एप्लीकेबल, ये वाली हम निग्लेक्ट कर देंगे या नॉट एप्लीकेबल। हमारी क्या वैल्यू हो गई x की 13, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया हमारा, x के बराबर हो गया, विच इज इक्वल्स टू 13। सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर किसके बराबर हो गया, x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 14 आ गया। तो हमारे को हमेशा जो एंडिंग करनी है वो वर्ड प्रॉब्लम का कंक्लूजन देकर करनी होती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट टाइप हमारे क्वेश्चंस की है कुछ इस तरीके से, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और अलग टाइप का क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात ये है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। सबसे पहले इसके लिए आप एक बार राइट ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो। आप लोगों को पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, इस 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। पहली लाइन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया 13 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेनियस होती है, इसे एल्टीट्यूड बोलते हैं। जो परपेंडिकुलर होता है वो एल्टीट्यूड होता है और नीचे वाला आपका बेस होता है। अब जरा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, अगर बेस को x मान ले तो जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। अगर आपने ये समझ लिया तो आगे का क्वेश्चन आधा तो आपका खत्म। हमारे को अदर टू साइड्स फाइंड करनी है, यानी कि हमारे को बेस और एल्टीट्यूड की मेजरमेंट फाइंड करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेस को लेट कर लेते हैं। लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल, कितना होता है बेस ऑफ ट्रायंगल, होता हो कितना भी हो सकता है, अभी हमारे को x लेट करना है। देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, अभी क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है बेस से 7 कम, तो x माइनस 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, हमारे को हाइपोटेनियस दे दिया, हमारे को बेस दे रखा है और एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल दे रखा है। हमारे को निकालना है बेस और एल्टीट्यूड की मेजरमेंट, बेसिकली x फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे को कुछ इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना। तो जरा ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक इक्वेशन अपने आप बनती है, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्वेश्चन आपका पाइथागोरस थ्योरम से होगा। कैसे होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, आपको इसी को पुट करते जाना है। हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है आपको, 13 का स्क्वायर दे रखा है। एल्टीट्यूड कितना है आपका, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और बेस कितना है, x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। 169 x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, यहां पर ये फॉर्मूला लगा है कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, 169 को इधर ले आते हैं, यहां पर सब कुछ क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 2x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस 14x, और ये 169 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में तो प्लस माइनस माइनस, क्या आंसर आएगा 120 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन नजर आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आधा क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। आप अब इन x की वैल्यूज को फाइंड कर देते हैं अगर, तो आपके पास बेस आ जाएगा, आपके पास एल्टीट्यूड आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मैं आपकी बार यूज करने वाला हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैं अलग अलग इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किस फॉर्मूले में आपको क्या क्या लगा सकते हो और कुछ भी। देखो ये भी मिडिल टर्म से हो सकता था,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों से ही कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, वो किसी से भी हो सकती है, पर आपको कौन सा अच्छे से आता है वो डिपेंड करता है। बहुत से बच्चों को मिडिल टर्म में उनका हाथ बैठा हुआ होता है, बहुत से बच्चों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पसंद आता है, तो वो उसी हिसाब से करते हैं। चलिए सबसे पहले ध्यान से देखिए, ए कितना है 1, बी कितना है -7, सी कितना है -60, यही है -7 -60 1, डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला b² - 4ac, b कितना है -7 का होल स्क्वायर -4a1 c -60, यह आ जाएगा 49 प्लस 240 289। x की वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a, तो x की वैल्यू -b तो -7 प्लस माइनस 289 अपॉन में 2, क्योंकि a कितना है 1 तो 2 बन जा 2। चलिए इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का अपॉन में 2। अब यहां से आपकी वैल्यूज बन जाएंगी, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या वैल्यू बन रही है, पहला 17 को एक बार प्लस लेंगे तो 17 प्लस 7 कितना होएगा आपका 24, 24 अपॉन में 2 12, एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या आएगा 7 -17, याद रखना -17 हो रहा है, तो -10 अपॉन में 2, तो -10 अपॉन में 2 कितना आएगा -5। तो ये दो आपकी x की वैल्यूज आ गई हैं। आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या कभी भी किसी चीज की मेजरमेंट माइनस में हो सकती है, जी नहीं हो सकती, 0 से नीचे तो हो ही नहीं सकती, 0 भी नहीं हो सकती, तो ये आपका क्या हो गया नॉट एप्लीकेबल। आपका क्या बचा हुआ है x प्लस 2x इक्वल्स टू 12, x आ गया 12, तो इसका मतलब आपका बेस कितना हो गया, बेस आपका x के बराबर था तो 12 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सेंटीमीटर में दे रखा है। अब एल्टीट्यूड की बात करते हैं, एल्टीट्यूड कितना है x -7 12 -7 5 सेंटीमीटर, तो आपके पास बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका ये तरीके का क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात को ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं सीबीएसई में, ऐसे क्वेश्चंस कई तरीके से प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन क्या है, अ मोटर बोट whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. हमारे को क्या क्या करना है, क्या क्या दे रखा है, एक एक चीज उसको समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर, यानी कि वो जो बोट है वो 18 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल सकती है अगर वो स्टिल वाटर यानी कि जो पानी रुका हुआ होता है उसमें चलेगी। तो अगर रिवर फ्लो नहीं कर रही होती, एकदम रुकी हुई होती है, तो उसको बोलते हैं स्टिल वाटर। उसमें जो हमारी बोट है वो 18 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलेगी। अब देखो अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है और डाउनस्ट्रीम का क्या मतलब होता है। जब भी हमारी बोट अगेंस्ट द फ्लो जा रही होती है, जैसे कि इसको ऐसे समझो, ये आपकी रिवर है और रिवर का जो डायरेक्शन है फ्लो होने का वो ये है, यानी कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, लेकिन जो मेरी बोट है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो ये क्या कहलाता है अपस्ट्रीम कहलाता है, यानी कि हम फ्लो के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अगर वहीं पर बोट और रिवर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। याद रखना, जब भी रिवर का फ्लो और बोट के मोशन डायरेक्शन अलग अलग होती है तो अपस्ट्रीम, जब सेम डायरेक्शन होती है तो डाउनस्ट्रीम की बात हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमारे को पानी के फ्लो की स्पीड निकालनी है कितनी है, तो जो भी निकालना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट कर लो, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगी, x लेट कर लिया, x किलोमीटर/आवर। चलिए अब देखो क्या दे रखा है आपको एक तो डिस्टेंस दे रखा है और आपको एक चीज दे रखी है, टाइम दे रखा है 1 आवर ज्यादा लगा जब भी हम रिवर के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, सेम डिस्टेंस है, देखो बोट सेम डिस्टेंस चली ए से बी पॉइंट पर, ए से बी पॉइंट जाने में उसको जितना टाइम लगा वापस आने में उसको 1 घंटा कम लगा। क्यों, जाते समय वो अपस्ट्रीम यानी कि रिवर के अगेंस्ट गई और आते समय वो रिवर के फ्लो के साथ साथ वापस आई है। ठीक है ना, तो टाइम दे रखा है। सबसे पहले हम यहां से निकाल लेते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम।
जब भी हम रिवर के अगेंस्ट काम करेंगे, फ्लो के अगेंस्ट काम करेंगे, तो हमारी स्पीड कम होगी ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है कम होगी, क्योंकि रिवर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है। तो इससे क्या होगा कि हमारे को वो अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना चाहेगी। तो हमारी बोट की स्पीड कितनी थी? 18। इसमें से माइनस हो जाएगी स्ट्रीम की स्पीड, तो ये हो जाती है अपस्ट्रीम के अंदर। और स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम। अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूं तो डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होगा? प्लस होएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में रिवर चल रही है उसी डायरेक्शन में मेरी बोट चल रही है, तो वो उसको सपोर्ट करेगी, और सपोर्ट करेगी तो वो एड अप हो जाएगा। तो ये आ गई स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम। अब देखते हैं टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की बात करते हैं, यानी कि हमारे को कितना टाइम लगेगा जब हम अपस्ट्रीम में डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है S = D अपॉन में T, सब बच्चों को ये पता होगा। यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या बन रहा है, जरा ध्यान से देखो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम निकालना है मुझे, तो यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस मेरे को दे रखा है 24 किलोमीटर, ये रहा डिस्टेंस मेरा। और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। तो मेरी स्पीड कौन सी आएगी? अपस्ट्रीम वाली आएगी, 18 - x। चलिए, सिमिलरली टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं अब हम, तो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस तो सेम रहेगा। अब स्पीड कौन सी आएगी? डाउनस्ट्रीम वाली आएगी, 18 + x। अब देखो कॉमन सेंस वाली बात है, ये वाला टाइम ज्यादा होगा, ये वाला टाइम ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर बोट धीरे चल रही है वहां पर टाइम ज्यादा होगा, तो स्पीड किसकी कम है? इसकी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम यहां पर ज्यादा लगेगा। तो अब हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये वाला जो टाइम है अपस्ट्रीम वाला 24 अपॉन में 18 - x, इसमें से अगर मैं ये वाला टाइम माइनस कर दूं 24 अपॉन में 18 + x, तो मेरे को मिलता है 1। क्योंकि देखो यहां पर डिस्टेंस यहां पर दे रखा है टाइम 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि जब हम अपस्ट्रीम में जा रहे हैं तो हमारे को 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो हम अगर ये देखो मान लेते हैं ये टाइम है 10 घंटे, तो मेरे को डाउनस्ट्रीम में 9 घंटे लगे होंगे, 1 घंटा ज्यादा हो गया ना। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 ही बचा। तो ये आ गई मेरी एक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कैसे होएगा? देखो ये सॉल्व 18 - x 18 + x। अब ये देखो 18 - x से ये कट गया, तो ये आएगा 24 18 + x माइनस इससे ये कट गया, क्या आएगा? 24 18 - x = 1। ठीक है, ध्यान से देख लो क्या क्या हुआ अभी तक। यहां पर ये इक्वेशन आ गई थी, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर वाला नोट डाउन कर लो फटाफट। ये बात करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ गया मेरा? 24 18 + x माइनस 24 18 - x। अब जरा ध्यान से देखो, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा? 18 - x 18 + x। चलिए इसको सॉल्व करना है बिल्कुल कॉमन सेंस लगाते हुए। देखो 24 कॉमन आ रहा है, क्या बचा? 18 + x माइनस 18 + x। तो 18 से 18 कट गया। यहां पर देखो a - b a + b, कौन सा फॉर्मूला होता है a - b a + b का? a² b, आगे गुड, 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो 2x आ गया, तो ये आ गया 48x। यहां पर इसको कितना आएगा? ये आएगा 324। कितना आएगा? 324 माइनस x का स्क्वायर, ये आ गया। अब मैंने हमेशा बताया था इसको पॉजिटिव रखना है, इसको इधर लिया, तो x का स्क्वायर माइनस 324 और ये प्लस 48x = 0। इसको अरेंज करके लिख लो, x का स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी।
अब हमारे को इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके से सॉल्व हो सकती है, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करता हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए, बी और सी की बात कर ली मैंने। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना आ गया 48 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 324। 48 का स्क्वायर बताओ क्या होता है 2304 माइनस माइनस प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1296। इन दोनों को देखो प्लस करके क्या आ रहा है मेरे पास आंसर 3600। आप लोग इसको चेक करते जाना, हो सकता है मैंने गलत ना कर दिया हो। मेरे पास डी आ गया है। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। मेरे पास d की वैल्यू आ गई है। d आने के बाद हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो ध्यान से देखिए x इक्वल्स टू माइनस b कितना है मेरा 48, तो माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 3600 और 2, क्योंकि a कितना है 1 है मेरा a। इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस 48 प्लस माइनस 3600 किसका स्क्वायर रूट होता है 60 का अपॉन में 2। अब x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार माइनस 48 प्लस 60 अपॉन में 2, एक बार माइनस 48 माइनस 60 अपॉन में 2। आई थिंक ये तो आप सभी कर लेंगे। यहां पर आगे देखो 12 12 में से 2 गया 6, और ये आगे देखो 60 और 40 108, और ये आ गया 54 माइनस का कैसे 108 अपॉन में 2 कितना आता है 54 आता है। तो दो वैल्यू आ गई हमारे, x इक्वल्स टू 6 आ गया, x इक्वल्स टू माइनस 54 आ गया। लेकिन हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, x क्या था हमारा स्पीड था, किसकी स्ट्रीम की, और जो स्पीड होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगी 6 किलोमीटर पर आवर। और इसको हमने क्या कर दिया निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि स्पीड जो है नेगेटिव में नहीं हो सकती। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। आप लोगों के पास और भी अलग तरीके के अगर क्वेश्चन हैं तो वो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उनके सॉल्व करके उनके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा।